है, केमिकल की फायर है। सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है, अगर हमें पता नहीं होगा कौन सी फायर है और कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज करते हैं तो उससे क्या होगा, कैजुअलिटी हो सकती है, उल्टा हमें कैजुअलिटी हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले जो है हमें क्या है, जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि क्या है। इन्फॉर्म, उसके बाद आप इन्फॉर्म कर सकते हो, अगर आप कैपेबल नहीं हो आप तो आप इन्फॉर्म कर सकते हो फायर। रेस्क्यू की रिस्पांसिबिलिटी हमारे हॉस्पिटल में जैसे टीम्स डिवाइड हुई हैं, रेस्क्यू हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, साल्वेज हो गया, ठीक है। तो ये हमारी जो है और कोर्डन ऑफ हो गया। कोर्डन ऑफ जो होता है फ्रंट ऑफिस, जो हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी होती है वो करती है। फायर फाइटिंग के लिए हमारी फायर फाइटिंग टीम है। उसके बाद जो है रेस्क्यू जो रिस्पांसिबिलिटी रहती है वो नर्सिंग की रहती है और जीडीएस स्टाफ की। और साल्वेज को रिमूव करने की जो रिस्पांसिबिलिटी रहती है यहाँ पे वो रहती है हाउसकीपिंग की। देखिए आग लग गई है, सबसे पहले हॉस्पिटल में होता है पेशेंट है, हमें पेशेंट को सेव करना है, तो उस टाइम पे जो रेस्क्यू की जो रिस्पांसिबिलिटी होती है नर्सिंग वो पूरा करती है। उसके बाद एक्सटिंग्विश फायर, अगर आप आग को बुझाना जानते हो, आप ट्रेंड हो तो आग को बुझाइए, ठीक है। एक होती है प्राइमरी स्टेज पे जो फायर लगती है, उसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं। जब आग बढ़ जाती है उस टाइम पे एक्सटिंग्विशर काम नहीं आता है। अगर आपको लग रहा है उस टाइम पे या कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा मतलब आप कैपेबल नहीं हो, तो आप फायर फाइटिंग टीम को इन्फॉर्म कर सकते हो उस सिचुएशन में, ठीक है। ये स्टेप दिया हुआ है, रिमूव पेशेंट इमीडिएट डेंजर, रिपोर्ट फायर एंड लोकेशन, जहाँ पे एमसीपी लगी होगी उसको पुल करना है। जो हमारे हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज दी गई हैं, किसके थ्रू कैसे कैसे हम जो है इन्फॉर्म कर सकते हैं फायर टीम को या सबको, ठीक है। क्लोज ऑल डोर एंड विंडो टू आइसोलेट फायर, डोर को क्लोज कर देंगे ताकि ऑक्सीजन जो है वहां पे ना आए, और जैसे ही फायर होगा उस टाइम पे जो है आपकी जो एसी होगा वो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। एक्सटिंग्विश फायर, आग को बुझा सकते हो तो बुझाइए, अगर नहीं बुझा सकते तो आपको क्या करना होता है, स्टेयरकेस से जो एग्जिट आपका रहता है वहां से आप एग्जिट होते हैं। हीट फ्यूल ऑक्सीजन, ये कॉम्बिनेशन चेन रिएक्शन होता है फायर का। जब तक ये चेन रिएक्शन बना रहेगा आपकी आग जो है जलती रहेगी। हमें क्या करना होता है, आग को बुझाना होता है। हीट फ्यूल ऑक्सीजन में से एक चीज को हमें रिमूव करना होता है, हीट फ्यूल ऑक्सीजन। हीट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं वो आपको ट्रेनिंग में बताया भी गया होगा। हीट को कूलिंग मेथड से हम खत्म कर सकते हैं। फ्यूल को कैसे खत्म कर सकते हैं, स्टारवेशन सिस्टम से। स्टारवेशन सिस्टम मींस जैसे बहुत सारा फ्यूल रखा हुआ है, जैसे चेयर एक फ्यूल है, जो प्लास्टिक की चेयर है या कुछ भी है फ्यूल है। अगर हमें एक चेयर में कहीं आग लगी है, सोफे में आग लगी, तो हमें क्या करना है, बाकी की जितना भी फ्यूल है जो प्लास्टिक की चेयर और सोफे हैं उनको हमें बाहर करना है, क्योंकि जब तक उसमें फ्यूल रहेगा तब तक ये आग जलेगी। उसके बाद जब फ्यूल ही खत्म हो जाएगा तो आग अपने आप खत्म हो जाती है, ठीक है। फ्यूल हो गया। स्टारवेशन ऑक्सीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि खिड़की दरवाजे जो है बंद कर देने ताकि जो है ऑक्सीजन ना आए। अगर फायर होगी तो सबसे पहले आपके एसी बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो इंटीग्रेट होते हैं हमारे फायर अलार्म सिस्टम से। जैसे ही अलार्म आएगा फायर का तो वो एसी बंद हो जाएंगे और एग्जॉस्ट फैन वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, कितने टाइप्स की फायर हम जो है हॉस्पिटल में ये मतलब फॉलो करते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। क्लास ए में जो क्लास ए में आती है, क्लास बी में जो आग आती है वो आती है पेट्रोल डीजल केमिकल की जो आग होती है क्लास बी में आती है। क्लास ए की आग को हम पानी से बुझा सकते हैं, क्लास बी की आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। पेट्रोल और डीजल की आग में अगर आप कभी भी पानी फेंकोगे तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है और वो ज्यादा स्प्रेड होता है, ठीक है। क्लास सी जो होता है गैस की आग है। गैस की आग को मेरे को नहीं लगता है कोई फायर एक्सटिंग्विशर जो है बुझा सकता है। गैस की आग को जो है आपको उसकी ऑक्सीजन कट ऑफ करना पड़ेगी, या फिर आपको जो है फ्यूल उसका जो है कट ऑफ करना पड़ेगा। कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर जो है गैस की आग को नहीं बुझा सकता है। तो हमें कभी भी जो है अगर ऐसी सिचुएशन होती है गैस की, घर पे भी आपके कभी ऐसी फायर होती है, तो हमारा मैक्सिमम सबके घर में जो है मतलब एलपीजी सिलेंडर जो है हमारी साफ के नीचे रखे होते हैं। जो साफ के नीचे जो सिलेंडर होगा तो उसमें क्या रहता है, मतलब कोई ना कोई प्लास्टिक की चीज भर देते हैं, पेपर ये वो, तो वहां पे फायर स्प्रेड हो जाती है। सबसे पहले तो हमें सिलेंडर को बाहर निकालने की जरूरत है। और वो सिलेंडर कैसे बाहर निकल सकता है उस टाइम पे हमारे घर में एक सबके घर में होता है वाइपर सबके घर में होता है। वाइपर को डाल के आप सिलेंडर में उस सिलेंडर को बाहर निकालिए, ओपन प्लेस में ले जाइए बाहर में। जब उसको आप ओपन प्लेस में लेके आएंगे उस टाइम पे आप देखोगे कि एक ही फ्लो में जो है आपकी जो गैस होगी एक ही फ्लो में जाएगी, वो चारों तरफ नहीं फैलेगी। अगर जो है अगर इस साइड में इस फ्लो में जो गैस का प्रेशर इस साइड में जा रहा है तो अपोजिट साइड से आप रेगुलेटर को बंद कर सकते हो।
ठीक है, तो गैस ऐसे भी बुझा सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि अगर आपके रेगुलेटर में असेंबली कैप में अगर फायर हुई है, पूरा सिलेंडर को उसने जकड़ लिया है, तो क्या करेंगे? कोई हार्ड सीट मतलब जैसे ब्लैंकेट हो गया या फिर खादी की जो बोरी आती थी पहले, उसको गीला करना है सबसे पहले। तो उसमें ऐसी स्पेस नहीं होना चाहिए जहां से वो एयर ले ना हो, सूखा हो, उसको पूरा गीला करना है। पूरा गीला करने के बाद उसको जो है लपेट देना। लपेटने का स्टाइल ये आपका ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो उसको सारा कवर करना है। अगर फिर भी आग जो है उसमें आग फिर भी लग रही है, तो आपको क्या करना है? उसको रब कर देना साइड से, बाहर से जो है उसको दबा देना है, ठीक है। तो आपकी फायर जो है उस टाइप पे रुक जाएगी, ठीक है। हमने रील में बहुत देखा होगा कि ऐसे होता है, उसको मतलब ये करने से, गीला कपड़ा लेने से ये कर देते हैं। उसके लिए बहुत ये करना पड़ता है। अगर आप तरीके से नहीं करोगे, कपड़ा गीला नहीं होगा, वो बुझेगी नहीं, रब नहीं करोगे, ऑक्सीजन जा रही होगी अंदर, तो आग आपकी नहीं बुझेगी, ठीक है। क्लास डी जो होती है मेटल फायर होती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे होती है वहाँ पे मेटल फायर होती है। स्टील आयरन जो बनती है वहाँ पे भी फायर होती है। आयरन में भी फायर, हर चीज में आग लगती है। सबसे पहले तो हमें ये देखने की जरूरत है, हर चीज में आग लगती है। हर चीज का जो है एक अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। एक हर मतलब जो स्टील होगा उसका भी एक टेम्परेचर होगा जब वो आग पकड़ेगा। तो आग सब जगह लगती है, पर उसको मतलब एक्सटिंग्विश कैसे करना है वो इसमें 6 क्लासिक जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसमें बताया गया है। तो हमारे उसमें जैसे मेटल्स फायर नहीं है, कई जगह होते हैं, तो हम जो है पानी से उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर में हमें देखने की जरूरत है, हमें जो है लिक्विड टाइप के जो एक्सटिंग्विशर होंगे वो उसमें यूज नहीं करना है। जैसे पानी का और फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है उसका यूज नहीं करना है, क्योंकि वो लिक्विड होता है। अगर कहीं पैनल के ऊपर आपने जो है उसका यूज कर दिया तो क्या होगा? करंट आ रहा होगा, तो पानी के थ्रू जो है आपको करंट लग सकता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। आप ड्राई केमिकल पाउडर का यूज कर सकते हैं, CO2 का यूज कर सकते हैं, पर CO2 का यूज हमारे हॉस्पिटल में नहीं होता है, खासकर जहाँ पे पेशेंट एरिया होते हैं। हमारे जहाँ पे पेशेंट एरिया होते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल की फायर है तो हमारे यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर। क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर की ये खासियत रहती है कि ये जो है ऑक्सीजन को कट करके एक्सटिंग्विश कर देता है फायर को। और ना ये ठंडा होता है, ना ये इनहेल होता है, ना कुछ होता है। एक वेक्टर की तरह ऑक्सीजन को कट करता है उस एरिया से और आग को बुझा देता है। क्लीन एजेंट हमारे हॉस्पिटल में सब जगह पेशेंट एरिया में हमने रखे हैं, मशीनरीज के लिए, पेशेंट के लिए। कॉस्टली भी है गैस और अच्छी भी इफेक्टिव गैस है। उसके बाद आता है किचन फायर। हॉस्पिटल में और होटल्स में मेन हो जाता है यहाँ पे किचन फायर। जो आपका किचन है वहाँ पे बहुत रिस्क होता है। तो किचन फायर के लिए हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आप खाना भी बनाए, पेशेंट को खाना भी आना है, उस टाइम पे फायर हो जाए तो पेशेंट भूखे भी रह जाएंगे। 400 पेशेंट है, ऐसा तो है नहीं कि 15-20 पेशेंट हों के लिए खाना बन जाएगा। जब एक टाइम का खाना बनता है तो वो 11 बजे से बनने लगता है, कम से कम 1 बजे तक वो खाना बनता है, 2-3 घंटे लेता है। अगर ऐसे टाइम पे आग हो जाए जहाँ पे मतलब लंच टाइम हुआ है और आपका जो है खाना बन गया है और आग लग जाती है, और हम जो है किसी ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर का यूज कर देते हैं जो खाने में गिर जाता है, और गलती से वो किसी ने यूज कर लिया तो क्या होगा? ऐसे में पेशेंट की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो है के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है किचन के लिए। के टाइप ये ऐसा होता है जैसे आपका क्लीन एजेंट होता है, पर इसका सॉल्यूशन जो होता है, केमिकल जो होता है वो अलग होता है। और ये जो है वैसे ही जो है ऑक्सीजन को कट करके, कोई इसमें केमिकल नहीं होता, ऑक्सीजन को कट ऑफ करके ये जो है आग को बुझा देते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में बताया गया है, कब कब आपको यूज करना है, कैसे कैसे। ये फायर एक्सटिंग्विशर जो मैंने आपको बताया कि पानी क्लास ए में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, क्लास बी में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। क्लीन एजेंट नीचे देखिए कहाँ कहाँ हम जो है यूज कर सकते हैं। ये फायर एक्सटिंग्विशर है हमारे। फोटो लेना है, फोटो लेना बिल्कुल ले लीजिए। पास मेथड PASS, ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है चलाने का मेथड है। फायर एक्सटिंग्विशर कैसे हम चलाते हैं, ये उसका मेथड है। सबसे पहले तो हम जो है पिन को निकालते हैं, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर
ये आपके सामने है, जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर, सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस पिन को निकालते हैं, ये पिन निकल गया, पिन को निकालने के बाद जो है आग की तरफ जो है निशाना साधना, मान लो कि जैसे यहाँ पे फायर हो रही है तो यहाँ पे निशाना साधना है। ऐसे हमेशा जो पोजीशन जो होनी चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर की वो इस तरीके से होनी चाहिए, ऐसे कभी भी हमने जो है फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चलाना है, इस शेप में होना चाहिए, ठीक है। एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज द हैंडल, इस हैंडल को दबाना है, ये जो हैंडल दिख रहा है ना इसको दबाना है, और स्वाइप साइड टू साइड जो है इसको स्वाइप करना है। ये पास मेथड है जो आपको यहाँ पे बताया गया है। ये हमारी फायर होस कैबिनेट है, जैसे इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी रखते हैं, डिलीवरी होस भी रखते हैं, होस रील भी होती है, ब्रांच भी होती है, फायरमैन एक्स भी होती है। फायरमैन एक्स क्या होता है, एक कुल्हाड़ी होती है, ठीक है, पर वो आइसोलेटेड इंसुलेटेड रहता है, उसका जो हैंडल रहता है वो इंसुलेटेड रहता है। उसको जो है 22,000 इसके 22,000 वाट के उसको टेस्टिंग किया जाता है, ठीक है। तो वो टेस्टेड रहती है, कोई वायर जो नीचे, जैसे मान लो कि फायर फाइटिंग करते वक्त जो है कोई वायर नीचे गिर गई, वहाँ पे करंट आ रहा है, तो हम उस कुल्हाड़ी से जो है फायरमैन एक्स से जो है उसको काट सकते हैं, आपको करंट नहीं लगेगा। वो टेस्टेड रहता है, उसका सर्टिफिकेट रहता है, हमारे पास जो सर्टिफिकेट रहता है उसको। ये फायर होस कैबिनेट। फायर हाइड्रेंट हमारे हर 30 मिनट पे जो फायर हाइड्रेंट लगे हुए हैं। डिलीवरी होस पाइप ये हाइड्रेंट में लगती है, ये भी डिलीवरी होस पाइप है, 1 लाख। ये नोजल है, एक एसएस की है, एक गन बैटरी की है। स्मोक डिटेक्टर यहाँ पे आप देख रहे हो, स्मोक डिटेक्टर हर एरिया में स्मोक डिटेक्टर होते हैं, जैसे ये स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। इनका काम होता है जैसे ही कोई स्मोक होता है तो जैसे ही स्मोक जो है इसके अंदर एंटर होगा तो क्या होता है, एक रेस होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। जैसे ही वो रेस के अंदर जो है बीच में डस्ट या फिर स्मोक जाता है, वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाती है। तो एक्टिवेट होने के बाद सीधा इसका लाइन में हमारे कंट्रोल रूम में आ जाता है और वहाँ पे लोकेशन बता देता है कि इस एरिया का जो फायर डिटेक्टर जो है वो ऑन हुआ है। तो वहाँ पे हमारी टीम का कोई भी लड़का जो है वहाँ पे जल्दी से पहुँच जाता है कि क्या सिचुएशन है, ठीक है। उसको उस तरीके से टैकल करते हैं। एमसीपी मैनुअल कोड पॉइंट है, फायर पॉइंट हो गया, एफएससी हो गया, कवच हो गया। तो कवच जो है इसमें हर फ्लोर पे हमारे जो इक्विपमेंट रखे गए हैं, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। ब्रीदिंग एपरेटस सेट हो गया, ये हमारा ब्रीदिंग एपरेटस, इसको ब्रीदिंग एपरेटस सेट को दिखाना। ब्रीदिंग एपरेटस सेट हो गया, फिर इवैक्यूएशन चेयर, वो जो चेयर रखी हुई है, इस चेयर को जो है हम पेशेंट को जो है इस पे बिठा के जो स्टेयरकेस से नीचे उतार सकते हैं बड़े आराम से, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के। ये ब्रीदिंग एपरेटस सेट है, ये फायर फाइटिंग के लिए हम कभी कहीं पे अगर ज्यादा स्मोक होता है और किसी को रेस्क्यू करना है, कोई कर नहीं पा रहा है, तो हमारी टीम जो है इसको पहनने के बाद जो है रेस्क्यू करती है, ठीक है। स्प्रिंकलर, हर जगह स्प्रिंकलर लगे हुए हैं स्टैंडर्ड साइज के, ठीक है। तो ये स्प्रिंकलर 59 डिग्री के टेम्परेचर पे जो एडजस्ट हो जाता है और जो है ऑटोमेटिक जो है इसमें पानी आता रहता है। पानी जो रहता है वो आता है हमारे फायर पंप रूम से। फायर पंप रूम जो रहते हैं हमारे वो प्रेशर के ऊपर सेट रहते हैं, जैसे ही उनको जो है कहीं से ड्रॉपेज मिलती है वो पंप जो स्टार्ट हो जाते हैं और कंटिन्यूसली चलते रहते हैं जब तक उनको जो है मैन्युअली बंद न किया जाए। यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल की जो आईआर की रिस्पांसिबिलिटी, ईआरडी टीम की जो रिस्पांसिबिलिटी है वो सारा कुछ दे रखा है इस चार्ट में, किस किस की हमने कैसे मैनेज किया हुआ है, कौन से डिपार्टमेंट की क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी, सबकी रिस्पांसिबिलिटी जो है हमने बांटी हुई है यहाँ पे। सर इसमें एक चीज ये पूछनी थी, ये जो आपने बताया ये होता है स्मोक डिटेक्टर होता है, इसकी वो कितनी होती है, सेंसिटिविटी कितनी होती है, हल्का सा स्मोक आ गया वो तो टेम्परेचर हो गया ना? नहीं सर, स्प्रिंकलर का टेम्परेचर का रहता है, वो जो स्मोक का रहता है मैं आपको बताता हूँ। जो स्मोक के अंदर जो रहता है एक रेस रहती है, एक मान लो कि लेजर होती है ना, लेजर आप देख रहे हो ना, लेजर की लाइट आती है ना जैसे, वैसे रहती है। जैसे ही वो लेजर की लाइट को जो है कोई भी चीज ब्रेक करेगी तो वो इंडिकेशन, जैसे ही ब्रेक होगी वो इंडिकेशन जो है उसका आ जाएगा। सर अगर किसी ने स्मोक किया या फिर अगरबत्ती वो करी तो भी वो सिग्नल, बिल्कुल जैसे वो स्मोक डिटेक्टर के अंदर जाएगा तो उसमें जो है इंडिकेशन नीचे आ जाएगा, ठीक है। चाहे छोटा सा धुआं हो तब भी आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी रिस्पांसिबिलिटीज है, हर डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटीज है।
अब यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में जो रूल्स है, मतलब कैसे कैसे हम जो पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में तो कैसे डिसीजन लेते हैं, कौन डिसीजन, हमारी जो टीम रहती है, सीएन टीम रहती है, वो डिसाइड करती है। जैसे यूनिट हेड हो गए, सिक्योरिटी हेड हो गए, नर्सिंग हेड हो गए, फायर टीम हो गई, इंजीनियरिंग हेड हो गए, ये सब मिलके एमएस हो गए, ये सब मिलके ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। उस टाइम पे हमें हॉरिजॉन्टल जो है इवैक्यूएशन करना है या फिर वर्टिकल करना है। सबसे पहले जो है हम हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू करते हैं, एक फ्लोर से ए ब्लॉक से बी ब्लॉक में उसको पेशेंट को जो है लेके जाते हैं। फिर हम डिसाइड करते हैं कि आग कितनी ज्यादा है, वो हम डिसाइड पूरी जो कोर कमेटी जो जैसे होती है वैसे वो डिसाइड करते हैं कि हाँ आग बढ़ सकती है, तो फिर हम जो वर्टिकल उसको जो है नीचे रेस्क्यू करते हैं। वर्टिकल रेस्क्यू करने के बाद जो है फिर डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पेशेंट को रखा जाएगा या दूसरे हॉस्पिटल में। हमारे हॉस्पिटल का जो 2 हॉस्पिटल के साथ टाई अप रहता है, जो बड़े सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल रहते हैं उसमें 2 हॉस्पिटल के साथ टाई अप है, जो भी हमारे पेशेंट होंगे उन हॉस्पिटल में जो है शिफ्ट हो जाएंगे उस टाइम पे। जो हमने जो विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पे जो है हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, असेंबली एरिया हमारे यहाँ पे 4 हैं, 4 असेंबली एरिया हैं, कहीं भी आप जो है इकट्ठा हो सकते हैं। हमारे स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाती है कि कभी भी जो है जैसे ये होता है तो आपको बाहर नहीं करना है। सारे जितना भी स्टाफ रहता है वो अटेंडेंस देता है, रोल कॉल होती है, एचआर वाले इसको जो है पूरा टैली करते हैं कि हमारे जो स्टाफ है वो कंप्लीट है या नहीं है, पेशेंट जो है वो पूरे हैं या नहीं है, सारे की अटेंडेंस होती है, रोल कॉल होती है। तो ये है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। फुल इवैक्यूएशन में जब होता है तो वो पूरा नीचे होता है, जैसे मैंने बोला कि हॉस्पिटल से बाहर जो है जिस हॉस्पिटल के साथ टाई अप होता है वहाँ पे पेशेंट को शिफ्ट किया जाता है। All walking patient in a group under vision supervision। जैसे नर्सिंग जो चलने वाले जो पेशेंट होते हैं सबसे पहले उनको निकालते हैं, जो चलने वाले सबसे जो चल सकते हैं, चल फिर सकते हैं, उनको नर्सिंग जो स्टाफ होता है वो अपने सुपरविजन में उनको रास्ता दिखाते हैं और वो असेंबली एरिया में चले जाते हैं। पेशेंट इसके नीचे भी वही है। और व्हील चेयर पेशेंट इंक्लूड प्रेग्नेंट लेडीज, उनको जो है व्हील चेयर के ऊपर लेके जाता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो नर्सिंग स्टाफ या डीडीए जो होते हैं उनको सही तरीके से वहां से इवैक्यूएट करते हैं। बेड रिडन पेशेंट उनको कैसे करना है, बेड के साथ करना है आपको। जो क्रिटिकल पेशेंट है उनको कैसे करना है, जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको जो है हम क्या करते हैं कि बेड के साथ ही बाय रैंक जो है नीचे रेस्क्यू करते हैं। आईसीयू पेशेंट को भी सेम उसी तरीके से जो है हम जो है वहां से क्रिटिकल पेशेंट वहीं पे होते हैं और वहीं से हम जो उनको वैसे ही सेम तरीके से रेस्क्यू करते हैं। इवैक्यूएशन में डूज एंड डोंट दे रखे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए हमें। ऑक्सीजन पेशेंट को उसको से सेम उसी को उसको जो है मैन्युअली ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो है ये करके कनेक्ट करके उनको एम्बुलेंस में नीचे डाल के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं। सर कोई अगर सीसीयू में है या फिर सीटीबीएस में है तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे इक्विपमेंट्स उस समय लगे होते हैं। जैसे उसके हो सकता है कि वो लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ या फिर और चीज़ें लगा दो, तो उसको कैसे आप। सर हमारे जो बेड रहता है बिग वेंटिलेटर जो है सब कुछ सिस्टम लगा होता है, मतलब पोर्टेबल सिस्टम रहता है, वो साथ में ही जो हम जो है एम्बुलेंस तक उसको पहुंचाते हैं और एम्बुलेंस में सारा सिस्टम लगा होता है वेंटिलेटर वगैरह, उसमें जो एम्बुलेंस में डालने के बाद जो उसको शिफ्ट किया जाता है। If I occur, don't panic, remain calm। ठीक है, पैनिक नहीं होना है। सबसे बड़ी हम क्या करते हैं गलती, आग से डरते हैं। आग से डरने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत है। कभी भी फायर होती है तो डरिए मत। धुआं से ज्यादा दिक्कत होती है, आग से इतना ये नहीं होता है। ठीक है, धुआं जो है कैजुअलिटी करता है, फायर इतनी कैजुअलिटी नहीं करता है। जैसे धुआं होता है तो हमें नीचे जमीन पे लेट जाना है, क्रोलिंग करनी है। जैसे एक बच्चा क्रोलिंग करता है उस तरीके से जो है आर्म्स के ऊपर जो है क्रोलिंग करनी है और नीचे से जो है हमें एग्जिट तक पहुंचना है। एग्जिट तक कैसे पहुंच पाओगे अगर होल है पूरा, वहां पे क्या है तो हमें वॉल्स के थ्रू जो है हमेशा अपना जो है एग्जिट देखना है। कहीं वॉल है तो हम ये मान के चलिए जहाँ पे रूम है या कुछ भी है तो वहाँ पे एग्जिट हो गए, तो वॉल के थ्रू जाओगे तो आपको दरवाजा जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं से भी जाओगे दरवाजा मिलेगा, उसको खोल के आप कॉरिडोर में पहुंचोगे, कॉरिडोर से आप जो है स्टेयर हर 30 मीटर या कहीं 50 मीटर पे जो है एग्जिट होता है, फायर एग्जिट। जब आप फायर एग्जिट पे पहुंच जाते हो तो 95% आप जो है सेफ। ठीक है, फायर एग्जिट पे पहुंच के आप नीचे उतरोगे ग्राउंड फ्लोर पे तो सीधे आप बाहर हो सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, क्या क्या कारण रहते हैं कि जहाँ पे मतलब हाई राइज बिल्डिंग में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जो है मतलब ये मतलब आग लगती है। जैसे सबसे पहले दिया हुआ देखिए यहाँ पे वायर को कैसे कनेक्ट किया हुआ है।
प्लग के साथ कनेक्ट नहीं है, इसमें जो प्लग लगना चाहिए उसके बाद ये करेंगे। देखिए यहाँ पे प्लग स्ट्रेट इनटू वॉल सॉकेट है, कितने सारे सॉकेट के साथ वो डबल सॉकेट, मतलब एक ही उस सॉकेट के ऊपर जो प्लग दो तीन लगाना, ये भी करेंगे। जब वो जो सप्लाई आ रही है उसकी कैपेसिटी अगर उतने की है जो आपने डिवाइस लगाया तो उसमें 3-4 लगाओगे तो क्या होगा, ठीक है ना, फ्लक्चुएट होगा करंट, जो फ्लक्चुएट होगा वो स्पार्क होगा, स्पार्क होने से जो है शॉर्ट सर्किट होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो कट लगा हुआ है वो वैसे ही जोड़ दिया है इसको। कभी भी जो कनेक्टर के साथ जोड़ना है, अगर आपने ज्वाइंट देना ही है कहीं भी तो कनेक्टर को लगाइए, कनेक्टर के बाद जो है टेप लगा के उसको जो है ये करिए। ओवर हीटिंग इक्विपमेंट यूज ऑफ वेट अप्लाइंस सेग्रीगेशन ऑफ डस्ट एंड ग्रीस ऑन गाड़ियाँ जैसे पार्किंग वगैरह में लगती है, ठीक है ना, गर्मी आ रही है तो हीट हो जाती है, कोई गाड़ी जो है क्या करते हैं एसी चला के जो है सो जाते हैं, क्या होता है उसमें क्या होता है, वो जो आपकी ऑक्सीजन होती है वो जो ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल लो चला जाता है और आपको पता नहीं लगता कि क्या हो गया और कैजुअलिटी हो जाती है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एसी लगा के जो है सो जाना है। वेंटिलेशन जरूरी है, फ्रेश एयर जरूरी है, जब भी आप एसी लगा रहे हो तो फ्रेश एयर भी जरूरी है। अर्थक्वेक हो जाएगा तो क्या करना चाहिए हमें? कभी भी कहीं भी अर्थक्वेक होता है तो उसका एक अनाउंसमेंट होती है कि अर्थक्वेक हुआ है। और अर्थक्वेक देखिए हाई राइज बिल्डिंग जो रहती है कभी नहीं गिरती है क्योंकि वो टेस्टेड होती है बिल्डिंग। कभी भी आपका जो सबसे पहले बिल्डिंग बनती है तो उसकी सॉइल टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है, पीएनपी टेस्ट होता है, सॉइल टेस्ट होता है, वाटर लेवल टेस्ट होता है, हर चीज का जो टेस्ट होता है। लेयर में जब टेस्ट होने के बाद उसके बाद जो है वहां पे क्या किया जाता है, नींव रखी जाती है। तो कभी भी जो बिल्डिंग होती है वहां पे उसका मतलब गिरने का कोई चांस नहीं होता। चांस किस चीज का गिरने का होता है बिल्डिंग में? जो लूज मटेरियल होता है, सीलिंग हो गई आपकी, ये जो है बाद में लगी हुई है, ये लूज मटेरियल है, ठीक है, ये गिर सकती है। जैसे भूकंप आएगा तो सादा रेक्टर का आएगा तो हो सकता है कि नुकसान हो। तो अगर आपको ऐसा है सीलिंग है कहीं पे तो आपको भागना नहीं है, वहां पे ड्रॉप कवर होल्ड करना है आपको, मतलब रुक जाना है, अपने सर को कवर करना है। मेन इंजरी कहाँ पे होती है? सर की होती है, तो अपने सर को कवर करना है और किसी चीज को पकड़ के रहना है। अगर कॉर्नर में आपको ज्यादातर रहना है, जो कॉर्नर होते हैं वो सबसे सेफ होते हैं। पिलर्स कॉर्नर में जो होता है ना, पिलर्स होते हैं, पिलर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग के साथ में ही टेस्टेड होते हैं, वो कोई लूज मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है कॉर्नर में जाके खड़े हो जाना है या फिर आपको जो है अपने सर को जो है कवर करना है, या किसी चीज को पकड़ने की चीज है तो उसको पकड़ के रखना। देखिए यहाँ पे बताया गया है ड्रॉप कवर होल्ड, ठीक है ना, या फिर कोई टेबल जो आपके वहां पे है या फिर कोई बेड वहां पे है या कुछ ऐसी चीज है वो डायरेक्ट आपके ऊपर है, वहां पे आपको ये करना है। हाई राइज बिल्डिंग में तो बिल्डिंग गिरने के चांस नहीं रहते जहां तक इतना ये है। पर जो आजकल जो लोकल कंस्ट्रक्शन जैसे होती है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है कॉर्नर का यूज करना है। कॉर्नर में आपको जो है ये चीजें करनी है। देखिए यहाँ पे दिया दे रहा है, बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग्स होती हैं। कभी भी रोड पे भी अगर ऐसा होता है तो आपको गाड़ी साइड में रोक के जो है खड़े हो जाना है। बोम थ्रेड, ये हमारे यहाँ पे जो ड्रिल्स जो होती रहती हैं, फ्लड मतलब ये जो है ड्रिल्स जो है इसके बारे में भी बताया जाता है। टेररिस्ट अटैक में क्या करना है, कौन सी सिचुएशन में क्या करना है आपको, ये सब जो है यहाँ पे बताया जाता है। यहाँ पे जो मैप लगे हुए हैं जैसे हमारे इसमें, ये सारे जो मैप है ये बताते हैं कि आपको कहाँ से निकलना है। ये वाला जो जैसे ये लिखा हुआ UR है, जैसे हम यहाँ पे हैं, यहाँ से हमें जो है यहाँ पे जहाँ पे ये खत्म हो रही है ना, डॉट लग रहे हैं, डॉट से भी जा सकते हो, पर यहाँ से जो एरो है ना यहाँ से वो बाहर निकल जाए। ये यहाँ पे हर जगह जो है फायर एक्सिट मैप लगे हैं। स्टेयरकेस पे टेप लगी हुई है रेडियम वाली, जो ग्लो होती है, अगर लाइट चली भी जाएगी तब भी वो आपको जो है रात स्टेयरकेस को दिखाता है। जो हमारे यहाँ पे साइनेस लगे हुए हैं 120 मिनट का बैकअप रहता है, वहाँ पे 120 मिनट तक जो है वो चलते रहेंगे, ग्लो होते रहेंगे। मैनुअल कोड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था MCP, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एग्जिट, असेंबली एरिया, अभी हमने बात कर ली है इसके बारे में। ये फायर का सेशन था हमारा, जो हमारे हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट यूज करते हैं। एक मैं चीज आपको बताना भूल गया है, हमारे पास जैसे एक फायर एस्केप मास्क रहता है और फायर ब्लैंकेट, ये इसके बारे में डिस्कस नहीं हुई है। फायर ब्लैंकेट क्या करते हैं,
कभी भी जैसे पेशेंट है अंदर तो आग लगी हुई है, कॉरिडोर में आग फैल गई है कुछ भी हो गया, तो हम फायर ब्लैंकेट से जो है पेशेंट को कवर करते हैं और वहाँ से जो है बेड के साथ जो है उसको रेस्ट में रखते हैं। हेलो, ये जो है हमने स्टाफ के लिए रखा है जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे ये यहाँ से जो है ये फायर एस्केप मास्क होता है, ठीक है, ये फायर रेटेड होता है, इसमें फायर नहीं होती, सब करेंगे। ठीक है। तो कभी भी जो है जैसे स्मोक कहीं पे है तो इसको जो है हम पहन के ये करवाते हैं। जैसे हमने ये चाबी हम पता कर इसको क्या कर सकते हैं हम, ठीक है? जाएंगे पहले मुझे कंफर्म और इसको जो है रेस्क्यू कर सकते हैं। इसको पहन के हम जो है किसी भी पेशेंट को रेस्क्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे फ्लोर में जो कवच रहता है हमारा, जो अलमीरा है, फायर इक्विपमेंट जो अलमीरा है, इसके अंदर जो है कम से कम 20 से 25 जो है सर ऑक्सीजन इसमें अंदर आएगी, क्योंकि अगर बिल्कुल ऑक्सीजन आएगी तो स्मोक भी ये आएगी। जो कार्टेज है, ये कार्टेज लगा हुआ है, ये फिल्टर काट ये करता है, आपका जो स्मोक रहता है इसको फिल्टर करता है। यहाँ से जैसे स्मोक जाएगा तो ये फिल्टर करके जो है हमें फ्रेश ऑक्सीजन अंदर देता है, ठीक है। इसमें जो है 20 से 25 मिनट का जो है बैकअप रहता है। इसको पहन के जो है कोई भी स्टाफ जो है जैसे नर्सिंग स्टाफ या कोई भी स्टाफ जो है पहन के जो है अंदर जा सकता है और रेस्क्यू कर सकता है। कास्ट क्या इसका कास्ट है, इसका कास्ट है 1800। हर फ्लोर पे जो है आपको 30 से 35 पीस जो है मिलेगी, कहीं कहीं ज़्यादा भी है स्टॉक में हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम स्मोक में जो है इसको यूज़ करते हैं। और जहाँ पे भी हमारी ट्रेनिंग होती है हर स्टाफ को जो है हम ट्रेनिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और स्टाफ को जो है न्यू मतलब उनको पहनने के लिए ताकि उनका जो मतलब जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे, उसके लिए जो है हम उन्हें अपने आप खोलना सिखाते हैं, अपने आप ही खोलते हैं, वो अपने आप ही पहनते हैं ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। इस तरीके से हम जो फायर की ट्रेनिंग करते हैं और हम देते हैं।